मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। मेरे प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। मैं सबसे पहले आपका बड़ा धन्यवादी होऊंगा जो आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं और आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों, आज के वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार करेंगे। एक 11 साल के बालक की कुंडली में क्या कहते हैं योग। ऐसे बालक का पढ़ाई में अभी से मन नहीं लगता। क्या कारण है जो पढ़ाई में मन नहीं लगता? दर्शकों, आज का वीडियो मैं शुरू करने से पहले आपका थोड़ा सा मार्गदर्शन करना चाहता हूं। जब भी कोई प्राणी जन्म लेता है, उसके साथ उसके पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव जुड़ा रहता है। वह कर्म खुद के भी हो सकते हैं, उसके माता पिता के भी हो सकते हैं या अन्य पूर्वजों के भी हो सकते हैं। दूसरा, प्रत्येक प्राणी पर घर के वास्तु का भी प्रभाव होता है। तीसरा, पारिवारिक किसी भी पुरुष की या स्त्री की अगर मृत आत्मा की मुक्ति नहीं हुई हो तो उसका भी प्रभाव हमारे जीवन में आता है, घर में आता है। और चौथा प्रभाव है किसी प्रकार का तांत्रिक और जादू टोना। हम ज्योतिष में सामान्य तौर पर जन्म के समय ग्रहों की स्थिति का प्रभाव का ही वर्णन करते हैं और उसी से आपका मार्गदर्शन करते हैं। उन ग्रहों की स्थिति से हम ये अंदाजा लगा लेते हैं अपने अनुभव के आधार पर कि इनके वंशज की किसी की मृत आत्मा जो है वो भटक रही है, उसकी मुक्ति नहीं हुई है। जब किसी भी परिवार में ऐसा होता है तो उस परिवार की चारों तरफ की समृद्धि रुक जाती है, घर में शांति नहीं रहती, कलेश होता है, बीमारियां हैं, पीछा नहीं छोड़ती, लगातार धन की वंश की हानि होती रहती है। ऐसे ही कुंडली से संबंधित हम उस बालक की कुंडली पर विचार करने जा रहे हैं। इनकी पारिवारिक स्थिति हम अंत में बताएंगे। दर्शकों, जो कुंडली में जनित हो रहे हैं, मैं आपकी कुंडली से उनको लिंक करना चाहता हूं। आज का वीडियो का विषय है शिक्षा की हानि, संतान सुख की हानि, वैवाहिक सुख की हानि और आमदनी का अवैध तरीका। दर्शकों, आपकी कुंडली कोई भी हो, किसी भी लगन की कुंडली हो, किसी भी लगन में किसी भी लगन की कुंडली हो, शिक्षा के लिए कुछ बिंदु होते हैं। सबसे पहला है लगन और लग्नेश। लगन और लग्नेश बलवान होना चाहिए क्यों? वह स्वयं का प्रतिनिधि करता है। दूसरा, बुध है बुद्धि का कारक, बुध भी बलवान होना चाहिए ताकि बुद्धि बालक की प्रबल होगी। तीसरा है गुरु, गुरु ज्ञान का भंडार है। बुध बुद्धि का कारक है तो गुरु ज्ञान का भंडार है, गुरु भी बलवान होना चाहिए। द्वितीय भाव हमारा प्रारंभिक शिक्षा का भाव है। चतुर्थ भाव विद्या में सहायक होता है। पंचम भाव बुद्धा विद्धि का भाव है। ये इस प्रकार हमारे कुछ जो, और चंद्रमा का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। चंद्रमा हमारा मन का कारक है। अगर हमारा चंद्रमा ही अशुभ स्थिति में तो मन पीड़ित होगा। ये जो मैंने कुछ योग आपको बताए, ये शिक्षा में अगर प्रबल हो तो शिक्षा में अच्छा सहायता मिलता है। आपकी कुंडली चाहे किसी भी लगन की हो, आपकी कुंडली में लगन अच्छा होना चाहिए। बुध कहीं पर भी हो कुंडली में अच्छी स्थिति में होना चाहिए, गुरु कहीं पर भी हो अच्छी स्थिति में होना चाहिए, द्वितीय भाव अच्छा हो, चतुर्थ भाव अच्छा हो और पंचम भाव अच्छा हो, ये अच्छी स्थिति में होनी चाहिए और चंद्रमा भी अच्छी स्थिति में होना चाहिए तो शिक्षा अच्छी मिलेगी। दूसरा योग है संतान सुख की हानि। आपकी कुंडली किसी भी लगन की हो, अगर सप्तम भाव का स्वामी तृतीय भाव में है, यानी ये सप्तम भाव है, यहां पर सप्तमेश है, तो हमारे प्रासर जी का सूत्र है ये और हमने उसको व्यवहारिक तौर में देखा है। ऐसे जातक को संतान की हानि होती है, संतान सुख की हानि होती है, कारण चाहे कुछ भी हो। अगर सप्तम भाव का स्वामी तृतीय भाव में हो तो संतान सुख की हानि होती है। अगला योग है वैवाहिक सुख की हानि, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार वीडियो में बताता हूं, इस पृथ्वी पर जिसने जन्म लिया है उसका अगर वैवाहिक सुख अच्छा है तो बस उसका जीवन सार्थक हो जाता है। हमारे प्रासर जी ने बताया है कि सप्तम भाव का स्वामी तृतीय भाव में हो। दर्शकों, सप्तम भाव का स्वामी तृतीय भाव में हो
और वो सप्तमेश पाप ग्रह से पीड़ित हो, तो ऐसे जातक का वैवाहिक जीवन में मधुरता नहीं रहती, क्योंकि ऐसे जातक का जीवन साथी, यानी स्त्री है तो उसका जीवन साथी पुरुष हुआ, और पुरुष है तो उसका जीवन साथी स्त्री, ऐसे जातक का जीवन साथी असामाजिक कार्य करता है। असामाजिक कार्य की कोई तुलना नहीं है, मीडिया में बस इतना ही काफी है कि असामाजिक कार्य करता है और दाम्पत्य सुख में कमी का कारण बनता है। अगर यह पुरुष जातक की कुंडली है तो उसका सप्तम भाव का स्वामी जीवन साथी स्त्री होगी, उसका ग्रह अगर तृतीय भाव में है और पाप ग्रह से पीड़ित है तो उस जातक की पत्नी असामाजिक कार्य करेगी जो निंदा का पात्र होगी और दाम्पत्य सुख में मधुरता की कमी आएगी। अगला है आमदनी का अवैध तरीका। दर्शकों, अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान है, अष्टम भाव दबा हुआ खजाना है, अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान है और दबा हुआ खजाना है, दबा हुआ पैसा है। अगर तीर्थ भाव का स्वामी, तो तीर्थ भाव पराक्रम का भाव है, अगर पराक्रमेश अष्टम भाव में होगा तो ऐसा जातक, हमारे पराशर जी ने यह सूत्र दिया है और हमने इसको व्यवहारिक रूप से भी देखा है। सूत्र देना अलग बात है, लेकिन हमने व्यवहारिक रूप से भी देखा है कि जो तीर्थ भाव का स्वामी, पराक्रम भाव का स्वामी और अष्टम में भाव में हो तो वो अपनी आमदनी के लिए अवैध तरीके अपनाता है। अवैध तरीके जैसे तस्करी करना, हेराफेरी करना, चोरी करना, इस तरह से अवैध तरीका, तो अवैध में सभी आ जाता है, अवैध तरीका अपनाता है। तो मैंने आज शिक्षा की हानि, संतान सुख की हानि, वैवाहिक सुख की हानि, आमदनी का अवैध तरीका किसी भी कुंडली में हो, मैंने एक साधारण तौर पर सभी की कुंडली में ये ग्रहों की स्थिति के अनुसार बताया। अभी हम संबंधित कुंडली में आपको यही ग्रह की स्थिति देखते हैं और बालक की कुंडली में ये ग्रह हैं। आगे चल करके जब समय आएगा तो ऐसा ही प्रभाव मिलेगा। जातक का जन्म 18 नवंबर 2012 शुक्ल पक्ष 7 वार रविवार, नक्षत्र उत्तराषाढ़ नक्षत्र में हुआ। जन्म के समय पर लगन तुला राशि हो रही थी, लगन तुला राशि का लगन बना, लग्ने शुक्र 0058 यानी मिड 0058, 1 डिग्री में भी 2 मिनट कम है, या 1 डिग्री मान लो शुक्र के अंश है। लगन में वहीं पर शनि अपनी उच्च राशि में 11 डिग्री लेकर के विराजमान है। द्वितीय भाव में वृश्चिक राशि में सूर्य 2 डिग्री लेकर विराजमान है, राहु 1 डिग्री लेकर विराजमान है, बुध 1 डिग्री लेकर विराजमान है। बुध सूर्य से अस्त है और सूर्य राहु से पीड़ित है। तीसरे भाव में मंगल 6 डिग्री लेकर के विराजमान है, धनु राशि में चंद्रमा वही 29 डिग्री लेकर के मृत अवस्था में है। अष्टम भाव में केतु 1 डिग्री 53 मिनट लेकर के विराजमान है, वहीं पर गुरु 19 डिग्री लेकर के विराजमान है। गुरु बलवान स्थिति में है क्योंकि लगन के 20 अंश हैं, लगन 20 अंश पर उदय हो रहा है और गुरु प्रबल बलवान है। यह ग्रहों की स्थिति रही। जनरल बात करते हैं, तुला लगन वालों का स्वामी शुक्र होता है और जैसा कि आप लोग जानते हो शुक्र सौंदर्य का प्रतीक है, तो तुला लगन में उत्पन्न होने वाले बालक कैसे भी हो वो शरीर से सुगठित होंगे, सुंदर होंगे, क्योंकि इसका स्वामी शुक्र है। ऐसे जातक दूसरे की था को लेना बड़ी आसानी से ले लेते हैं, लेकिन अपनी मन की था किसी को नहीं देते और ये परिस्थिति के अनुसार अपने आप ढल जाते हैं। इनके लक्ष्य तो ऊंचे होते हैं, लेकिन वो सब ग्रहों के प्रभाव के अनुसार स्थिति होती है। जातक का शुक्र मृत अवस्था में है, जातक का शुक्र वृष अवस्था में है, लग्नेश स्वयं का प्रतिनिधि है, तो इसका मतलब यह हो गया कि लगन का प्रतिनिधि स्वयं है, लग्नेश जातक है तो जातक मृत अवस्था में है, एकदम सुस्त अवस्था में है, जातक का दिमाग काम नहीं करता, लग्नेश कमजोर है। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य एकादश भाव का स्वामी है और द्वितीय भाव में। एकादश भाव सभी प्रकार के सुखों का भाव है, आमदनी का भाव है एकादश भाव, परंतु सूर्य राहु से पीड़ित है, सूर्य को ग्रहण लग गया, आमदनी के भाव का स्वामी पीड़ित, आमदनी 0 हो गई। धन भाव में यह ग्रह योग बन रहा है तो धन की स्थिति नहीं रही, क्योंकि द्वितीय भाव में सूर्य राहु का ग्रहण योग होना, सूर्य का पीड़ित होना आमदनी का स्वामी है,
बड़े भाई का सुख नहीं, और धन की स्थिति खराब, धन की स्थिति अच्छी नहीं। अब बात करते हैं चंद्रमा की। दर्शकों, चंद्रमा 29 डिग्री लेकर के तृतीय भाव में विराजमान है, और केतु की नवम दृष्टि है, केतु की 15 दृष्टि यहां पर आ रही है, नजदीक पड़ेगा, तो चंद्रमा केतु से पीड़ित है, चंद्रमा को ग्रहण लग गया। चंद्रमा दसम भाव का स्वामी है। वैसे भी जब दसम भाव का स्वामी तृतीय भाव में होता है तो रोजगार के लिए कुछ नहीं करता, रोजगार नहीं, और जातक को पिता का भी कोई सुख नहीं, और चंद्रमा केतु से पीड़ित है। यहां पर चंद्रमा भी पीड़ित हो गया। जो पीड़ित ग्रह होता है, अस्त होता है, वो विकल हो जाता है, प्रभावहीन हो जाता है, कुछ नहीं देता। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल दर्शकों सप्तम भाव का स्वामी है और द्वितीय भाव का स्वामी है। सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है, द्वितीय भाव कुटुंब, धन और विद्या का भाव है, प्रारंभिक शिक्षा का भाव है। भाव का स्वामी मंगल पराक्रम भाव में है, कारक है, अच्छा फल देना चाहिए, परंतु शनि की तीसरी दृष्टि से पीड़ित है। यहां पर द्वितीय भाव का स्वामी मंगल शनि की दृष्टि से पीड़ित है, शनि मंगल का शत्रु है, और सप्तम भाव का स्वामी भी मंगल शनि से पीड़ित है। फल नहीं दे रहा, वहीं पर फल रुक गया। दूसरा, यहीं पर संतान सुख की हानि का योग बताया। मंगल सप्तम भाव का स्वामी है, मंगल सप्तम भाव का स्वामी है और तृतीय भाव में है। पराशर जी के अनुसार यदि अगर सप्तमे तृतीय भाव में हो तो संतान सुख की हानि होती है। ऐसा यह तो खैर अभी बालक है, हमने वैश्यों की कुंडली में देखा है, उम्र वालों की कुंडली में देखा है, अगर सप्तम भाव का स्वामी तृतीय भाव में हो तो अनुभव में आया है संतान सुख की हानि करता है। यह हो गया। वैवाहिक सुख भी इसी से संबंध है कि सप्तमे तृतीय भाव में हो और वह पीड़ित हो तो जातक का जीवन साथी कोई भी होने दो, अगर पुरुष की स्त्री है तो पुरुष की कुंडली है तो स्त्री होने दो, स्त्री कुंडली है पुरुष होने दो, वह असामाजिक कार्य करके निंदा का पात्र बनता है और दांपत्य में कलह आती है, दांपत्य सुख की कमी आती है। अब बात करते हैं बुध की। बुध नवम भाव का स्वामी है और द्वादश भाव का स्वामी है। बुध अस्त है, जातक का भाग्य भी अस्त है और द्वादश भाव सहवास सुख का भाव है, तो भाग्य भी अस्त है और सहवास सुख भी अस्त है। दूसरी तरफ द्वादश भाव खर्चे का भी भाव है, और खर्चे का स्वामी अगर द्वितीय भाव में बैठा है तो खर्चा ऐसे ही चला जाएगा, आने का पता नहीं कैसे आया, जाने का भी पता नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं, मतलब खर्चे से कंगाल हो जाएगा होते होते, और धन बिल्कुल नहीं रहेगा। ये गुरु का प्रभाव है। तो मैंने अभी आपको लग्नेश बता दिया, शुक्र बता दिया, सूर्य का बता दिया, चंद्रमा हमने बता दिया मृत अवस्था में प्रभावहीन है, केतु से पीड़ित है, और मंगल बता दिया हमने कि मंगल दो ग्रहों को, दो योगों को यहां पर बना रहा है। सप्तम भाव का स्वामी तृतीय भाव में है, संतान सुख की हानि। सप्तम भाव का भी स्वामी सप्तेश मंगल है, शनि से पीड़ित है, तो असामाजिक कार्य करने वाला जीवन साथी होगा और समाज में निंदा का पात्र बनेगा और दांपत्य सुख में कलह का कारण बनेगा। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु तृतीय भाव का स्वामी है, छठे भाव का स्वामी है, तुला लगन के लिए अकारक है। गुरु अष्टम भाव में है, गुरु की पंचम दृष्टि द्वादश भाव पर है, खर्चा अधिक है। गुरु की सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर है, धन की कुछ सहायता दे रहा है क्योंकि गुरु बलवान है, धन का उसको योग बना रहा है, अष्टम भाव में है, और नवम दृष्टि से माता के भाव को नीच दृष्टि से देख रहा है, माता के सुख में हानि कर रहा है। कुछ हमारे ज्योतिष के विद्वानों का तो यह भी मत रहता है अब जो अष्टम में गुरु होता है उसके कारण माता का स्वभाव ऐसा होता है कि घर में कलह बनती है और जातक का पिता माता के सामने भीगी बिल्ली की तरह रहता है, यानी ऐसा कह दिया जाता है कि जो घर में चलती है तो माता की चलती है, जीवन में कठिनाई आती है। गुरु पराक्रम भाव का स्वामी है, अष्टम में है,
पराक्रम में कमी, बालक के अंदर साहस बिल्कुल नहीं, निर्जीव सा बालक है, उसमें कुछ भी साहस नहीं, वो हिलजुल करके खुश नहीं, साहस नाम की कोई चीज नहीं। आयु तो अच्छी होगी, आयु अच्छी होगी, भाई बहन का सुख बिल्कुल नहीं होगा, खर्चा अधिक होगा, बाहर से अच्छा होगा, धन की स्थिति तो वृद्धि करेगा, लेकिन निज दृष्टि से माता के सुख में कमी लाएगा और जन्म स्थान से ऐसा जातक दूर ही रहेगा। अब बात करते हैं शनि की। शनि तुला लगन के लिए बहुत ही योग कारक ग्रह है। शनि पंचम भाव का स्वामी है, चतुर्थ भाव का स्वामी और लगन में उच्च राशि में है। शनि के 11 अंश है, लगन उदय 20 अंश हुआ, 9 डिग्री। शनि प्रभावशाली है। शनि चतुर्थ भाव का भी स्वामी है, पंचम भाव का स्वामी है, प्रभावशाली है। भूमि मकान माता का सुख कुछ देगा, संतान का सुख, विद्या के पक्ष में कुछ उन्नति का योग तो बनाता है, लेकिन शनि देगा किसको? शनि योग बना रहा है, शनि देगा किसको? लेने वाला तो मृत अवस्था में है, लेने वाला तो सुस्त सो रहा है, लेने वाला तो जग ही नहीं रहा, लेने वाला चाहता ही नहीं। शुक्र जो है 0058 है, लगन दोष हो जाता है, लगन कुछ है ही नहीं, यानी जातक है ही नहीं लेने वाला। शनि महाराज देना चाहते हैं लेकिन लेने वाला कुछ नहीं। शनि तीर्थ दृष्टि से मंगल को पीट रहा है, पराक्रम बना रहा है, और सप्तमेश में जैसा मैंने बताया कि सप्तमेश पीड़ित हो रहा है, मंगल है, शनि पीट रहा है, तो सप्तमेश पीड़ित है, तो दाम्पत्य सुख में हानि बनेगी। जातक का जीवन साथी असामाजिक कार्य करने के लिए तैयार रहेगा, वो शनि का प्रभाव है। शनि सप्तम दृष्टि नीच दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, वैसे ही शनि सप्तम भाव के लिए नीच दृष्टि में अशुभ फलदाता बन गया, तो स्त्री पक्ष में मतभेद होगा, कठिनाई होगी। शनि दसम दृष्टि से दसम भाव को दे रहा है, व्यवसाय में कठिनाई होगी, लेकिन फिर भी अच्छा रहेगा, क्योंकि काल पुरुष की राशि में मकर राशि आती है और शनि उसका स्वामी है, उच्च दृष्टि का है, दसम दृष्टि से देख रहा है, लेकिन वो सब मिलेगा किसको? लेने वाला मृत अवस्था में है, 0058 डिग्री पर है, लेने वाला कुछ नहीं है, तो शनि महाराज क्या करेगा? अब बात करते हैं राहु की। राहु द्वितीय भाव में है, धन के संबंध में कठिनाई, संकटों का सामना, अचानक धन की प्राप्ति होगी और कुटुंब में कलेश होगा, शत्रु का दमन तो होगा, पश्चिम दृष्टि से देख रहा है, पेट की समस्याएं आएंगी, और अष्टम दृष्टि से सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है, उतार चढ़ाव होंगे। नवम दृष्टि से व्यवसाय को दे रहा है, व्यवसाय में हानि और लाभ की स्थिति बनेगी। केतु अष्टम भाव में है, पेट में परेशानी आएगी, बाहरी स्थानों से लाभ होगा, केतु पंचम दृष्टि से देख रहा है, कुटुंब को सप्तम दृष्टि दे रहा है, कुटुंब में हानि होगी, और नवम दृष्टि से माता के भाव देख रहा है, माता के विचार में विमर्श में परेशानी आएगी, माता से बिल्कुल नहीं बनेगी। माता का भाव गुरु भी नीच दृष्टि से है और केतु भी पीड़ित है, यहां पर सूर्य भी पीड़ित है, यहां पर मंगल भी पीड़ित है, यहां पर चंद्रमा भी केतु पीड़ित है। एक शुक्र अस्त है, एक बचा तो गुरु बचा और एक शनि बचा, ये ग्रह बचे, लेकिन शुक्र मृत अवस्था में है, प्रभाव किसको मिलेगा? दर्शकों, मैंने आपको पहले बताया था कि जन्म के समय पर पूर्व जन्म के प्रभाव होता है। ऐसे जातक की कुंडली का हमने ये अनुभव लिया है, पूजा कराते टाइम पर इनके पूर्वज प्रकट हो जाते हैं। हमने इनके अभिभावक से बातचीत की तो ऐसा मालूम लगा कि इन्होंने अपने जगह में कहीं पर भी अपने पूर्वजों के लिए 5-7 ईंट लगा करके वहां पर एक स्थान बनाकर रखा हुआ है और इनके पूर्वज भटक रहे हैं। दर्शकों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको बता देना चाहता हूं, आपका मार्गदर्शन करना चाहता हूं, गरुड़ पुराण में कहीं ऐसा नहीं है और पूर्वजों के लिए घर में या खेत में खलियान में कोई स्थान बनाया जाए। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है, इस जन्म में इस धरती के ऊपर जो भी आदमी आया है, जो भी पशु पक्षी आया है, सभी ने अपना अपना काम पूरा करके चले जाना है और उनकी आत्मा ऊपर जाकर के यमलोकपुरी में जाकर के अपने कष्टों का सुख दुख का भर करके पुनर्जन्म चाहिए, यानी आत्मा को पुनर्जन्म चाहिए। जिस आत्मा को
पुनर्जन्म नहीं मिलता, उसका प्रभाव वंशज की कुंडली पाता है। और कुछ आत्माएं तो ऐसी होती हैं कि यमलोकपुरी तक जा भी नहीं पाती, जो रास्ते में ही रह जाती है, भूत प्रेत की योनि में होती है, वो हमको परेशान करती है। पितृ हमारे परेशान नहीं करते। पितृ तो वो है जो पितृ योनि में है, और जो इधर जो हमारे चारों तरफ घूम रहे हैं घर में ही है, वो प्रेत हैं, बाधाएं हैं, वो हमको परेशान करते हैं। दर्शकों, गरुड़ पुराण में स्पष्ट है अपने पूर्वजों की मुक्ति कराना चाहिए। अगर जिसकी मुक्ति नहीं होती है, वो इसी तरह से होती है, तो आगे वंशज की राह जो है मुसीबत हो जाती है, जैसे इस नन्हे बालक की मुसीबत हुई। आजकल शिक्षा की प्रणाली ऐसी है कि 5वीं 6ठी क्लास तक तो प्राइवेट स्कूलों में आंख मिस करके ऐसे नंबर दिए जाते हैं 100 से 100, और इतना स्तर ऐसा हो गया। पहला जमाना नहीं रहा जो हमारे टाइम का था, अगर 60-65% आ गया तो बहुत हो गया। अब तो 90-95% में नंबर नहीं आता, कंपटीशन का जमाना है। तो ये बालक कैसे लेगा? इसका तो जब प्राइमरी सेक्शन में ही दिमाग नहीं चल रहा, तो हायर एजुकेशन में कैसे जाएगा? अभी बालक की दशा, चंद्रमा की महादशा 26/10/2017 से 27 तक चल रही है। 27 तक चंद्रमा की महादशा चल रही है। चंद्रमा विकल है, चंद्रमा मन का कारक है, बुद्धि का कारक। जातक का मन कमजोर है, मानसिक बल कमजोर है, कैसे पड़ेगा? क्योंकि पूर्वजों का प्रभाव है। ऐसा जातक अपने इनके पूर्वजों का, इनके माता पिता ने, इनके दादा दादी ने और ने, इन्होंने कोई उनका आदर सत्कार नहीं किया, उनका मुक्ति का कोई सोचा नहीं। इनके घर से पता चला एक इसके पिता 4 भाई हैं, बहनें हैं। इनकी दादी अभी भी 4 भुए होने के बावजूद भी अपनी बेटियों के वहां रहती है। ये घर की स्थिति किसी की गलती नहीं है, ये पूर्वजों की है, जो अतृप्त आत्माएं जो घूम रही हैं। जिसके भी परिवार में अतृप्त आत्माएं घूम रही हैं, उस परिवार की ऐसी स्थिति है अब वो परिवार बिल्कुल एकदम बिगड़ चुका है, कहीं सारा नहीं है। दर्शकों, मैं आपसे आग्रह करूंगा, मैं हमेशा वीडियो में बताता हूं कि मेरे वीडियो में ज्यादातर पितृदोषी का होता है, क्योंकि हमारा पितृदोष से ही ज्यादा संबंध रहता है। ऐसी ही कुंडली आती है। अपने पितरों की मुक्ति कराना सबसे पहला हम, भगवान विष्णु ने भी कहा है कि जो पितरों की आदर सम्मान नहीं करता, वो पूजा उसकी गहन नहीं करते, और भगवान रुद्र भी गहन नहीं करते, उसका वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए। और जिसके पितृ पूर्वज घूम रहे हैं, प्रेत अशुभ योनि में है, अशुभ योनि में है, उनकी यत्न करके उनकी मुक्ति करा देना ही आगे एक अच्छा मार्ग बनता है। दर्शकों, मैंने आज के इस नन्हे बालक की कुंडली में आपका मार्गदर्शन किया। मैंने ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ये सभी सूत्र पराशर जी के हैं। मैंने इसको अनुभव में देखा है, अपने इस लंबे समय में मैंने अनुभव में देखा है। मैंने पूजाओं में पितृलोक प्रकट होते हुए देखा है। मैंने अपना अनुभव के आधार पर आपका ये मार्गदर्शन किया। अगर आप समझते आपका मार्गदर्शन हुआ है, तो फिर मैं आपको जरूर कहूंगा आप मेरा वीडियो लाइक करें, शेयर करें। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब करें। फिर मैं कहूंगा विश्व ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है, नवग्रहर, यहाँ पर पितृदोष काल सर्प दोष की पूजाएं उन्नाइस की जाती है। जो चाहता है इच्छुक संपर्क कर सकता है। विश्व ज्योतिष हाथ से पत्रिकाएं लिखता है, 20-20, 25 पेज हाथ से लिखित पत्रिकाएं हो जाती है, जो इसका पूरे जीवन का सार प्रकट कर देता है। जो इच्छुक है वो संपर्क कर सकता है। विश्व ज्योतिष अभिभावक की राह आसान करने के लिए, कन्या के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क के व्हाट्सएप द्वारा उसका मार्गदर्शन करता है। जिसकी इच्छा वो फल वो सलाह ले सकता है। विश्व ज्योतिष वास्तु शास्त्र में पीछे नहीं, जरूरत है आपको सलाह लेने की। दर्शकों, अगर मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा, मैं फिर कहूंगा आप शेयर करें, लाइक करें। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।